सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। तो नैनीताल हाई कोर्ट ने फिलहाल पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है और कोर्ट ने माना है कि सरकार ने जो रूल्स 9 जून को चुनाव के लिए बनाए थे उनका गजट नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। कोर्ट ने अब फिर शुक्रवार को इस पूरे मामले की सुनवाई करने की तारीख दी है। सरकार के 11 जून के शासन आदेश को भी कोर्ट में चुनौती दी गई है। बागेश्वर के गणेश कानपाल ने याचिका में कहा था कि जो सरकार ने राज्य में आरक्षण तय किया है वो असंवैधानिक है, क्योंकि इस चुनाव में फिर आरक्षण का क्रम 0 से लागू किया गया है। हालांकि कोर्ट में आज सरकार ने कहा है कि उन्होंने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और इस स्टेज पर चुनाव को रोकना गलत होगा। वहीं कोर्ट ने ये कई सारे सवाल सरकार के वकीलों से पूछे, लेकिन जवाब से संतुष्ट नहीं होते हुए कोर्ट ने माना है कि गजट नोटिफिकेशन किया ही नहीं गया, जिसके चलते इस चुनाव प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। फिलहाल रोक लगा दी है और आने वाले दिनों में शुक्रवार को सुनवाई करेगा। क्यों कोर्ट ने यह सारा इतना बड़ा फैसला दिया है, क्या उसका आधार रहा है, उसको लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस केस को लड़ने वाले अनिल जोशी। जोशी जी, कोर्ट का पहले क्या फैसला है? कोर्ट ने अभी आगे अग्रिम तिथि तक के लिए उसमें आगे कोई कार्रवाई से रोक लगा रखी है पंचायत चुनावों के संदर्भ में। उसमें जो हमारी पिटीशन थी वो इस बात की थी कि सरकार कोई भी चुनाव जो आरक्षण का वो करेगी वो रूल्स बना के करेगी और गवर्नमेंट ऑर्डर से नहीं कर सकती है। हमारा दूसरा कहना था कि जो रूल्स उन्होंने 9 जून को बनाए हैं उनको अभी नोटिफाइड नहीं किया है, तो जब तक रूल्स नोटिफाइड नहीं आते उनके आधार पर फिर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने पिछली डेट में भी उनसे पूछा था कि आपने रूल्स नोटिफाइड किए नहीं किए, तो उन्होंने आज कुछ इस बारे में सरकार बता नहीं पाई, तो कोर्ट ने अग्रिम आदेश था कि इसमें स्थगनादेश दे। जो 9 जून के नोटिफाई रूल होने थे, अब जब कोर्ट ने उसको स्टे किया है तो आगे किस तरह की प्रोसेस अब सरकार के लिए या चुनाव आयोग के लिए रह सकती है? क्योंकि जो लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें भी एक आशंका है कि क्या होगा। अब अभी तो उनको मेनली यही बताना है कि रूल्स अगर नोटिफाइड नहीं किए हैं तो उसको सरकार को पहले रूल्स नोटिफाई करने पड़ेंगे, उसके बाद ये प्रक्रिया डिनोवो करनी पड़ेगी। कोर्ट ने यह माना कि जो अधिसूचना या जो गजट नोटिफिकेशन करना था वो नहीं किया गया था, तो ये आधार कोर्ट ने चुनाव को स्टे करने का माना है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। पंचायत चुनाव पर रोक को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद में उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। अभी ठीक है, ये हमें भी कुछ सूत्रों से ज्ञात हुआ है, लेकिन हमारे अधिवक्ता वहाँ न्यायालय में हैं, क्योंकि इसमें आयोग सीधे तौर पर पार्टी नहीं था, तो उनसे हमने कहा है फिर भी आदेश की एक प्रति प्राप्त कर लें और आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद ही आगे विधिक राय लेके जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और पंचायत चुनाव पर रोक को लेकर पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव का बयान सामने आया। चंद्रेश यादव ने कहा कि पंचायत नियमावली का गजट नोटिफिकेशन रुड़की सरकारी प्रेस में छपने गया है। कल सरकार नोटिफिकेशन की एक कॉपी हाई कोर्ट में जमा कर देगी, जिसके बाद में सरकार चुनाव प्रक्रिया पर लगे स्टे को हटवाने की कोशिश करेगी। माननीय उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है, जैसा कि हमारे महाधिवक्ता श्री बाबुलकर जी के द्वारा मुझे टेलीफोन पर बताया गया है। इसके संबंध में हमने रुड़की प्रेस, राजकीय प्रेस रुड़की के निदेशक श्री उमेश पांडे जी से बात की है और उनको से अनुरोध किया है कि आज ही हमें इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करा दें, जो गजट नोटिफिकेशन की एक प्रति उपलब्ध करा दें, ताकि इसको अगले दिन कल माननीय न्यायालय में इसको प्रस्तुत करके स्टे वैकेट कराने की कार्रवाई। वहीं पंचायत चुनाव पर रोक पर महेंद्र भट्ट का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले का पार्टी अध्ययन कर रही है और बीजेपी कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है। भट्ट ने यह भी कहा कि सरकार की मंशा भी साफ है और सरकार पंचायत चुनाव कराना चाहती है। तैयारी पूरी नहीं थी। देखिए, अभी हमने जो कोर्ट का जजमेंट आया है उसको मंगाया, उसका हम अध्ययन करेंगे। सरकार चुनाव कराने के लिए कृत संकल्पित है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय जो भी दिशा देगा दिशा के तहत चुनाव होने चाहिए। चुनाव के लिए सरकार वचनबद्ध है
और हमारा प्रयास है ऐसा समय चुनाव हो जाए। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक लगाने के बाद में कांग्रेस का भी बयान सामने आया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हाईकोर्ट ने सरकार की गलतियों को पकड़ा है। हम लोगों को सरकार की नीयत पर संदेह था और आज कोर्ट ने हमारी बातों पर मोहर लगा दी है। वहीं नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हम सरकार के आरक्षण रोस्टर का विरोध कर रहे थे और हमारे आरोपों को कोर्ट ने सही माना और पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी। देखिए, कोर्ट के फैसले पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट ने स्थगित किया है इस चुनाव को, स्टे दिया है और उसमें गलत जो चीजें थी उसको कोर्ट ने पकड़ा है। सरकार की नीयत पे हम लोगों को संदेह था। मैं और हमारे सभी लीडर आप लोगों से लगातार इस बात को कह रहे थे। आज कोर्ट ने हमारी बातों पे मोहर लगाने का काम। जाहिर है आज हम निर्वाचन आयुक्त महोदय से मिले हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव में रोस्टर प्रणाली को ध्वस्त कर दिया, जीरो कर दिया और हमारा स्पष्ट कहना है कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने भी जैसी जानकारी मिली है, जो हमारी ओर से आपत्तियां दर्ज की गई थी, जो आपत्तियां वाजिब थी, माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और उसमें स्थगन मिला है, स्टे मिला है। देहरादून में कांग्रेस का एक डेलीगेशन राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा और राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पंचायत चुनाव के आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति जताई और वोटर लिस्ट में भी अनियमितता का आरोप लगाया। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो पंचायती राज अधिनियम है, अभी जो आयुक्त साहब हैं उनका ये कहना है कि पंचायती राज अधिनियम के साथ जो नियमावली है वो नियमावली नहीं है। तो नियमावली नहीं है, इसलिए सरकार बार बार नियमावली बनाती है। यही तो असली खेल है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग कोर्ट गए हैं वो न्यायालय में इस मांग को रखें कि न्यायालय आदेश करे, एक कमेटी बनाए न्यायालय कि एक तटस्थ भाव से अगर उस पंचायती राज के अधिनियम में कोई खोट है और उसमें नियमावली की कमी है, नहीं है वो नियमावली, तो माननीय न्यायालय एक कमेटी बनाकर वो नियमावली पहले तय कर दें। चमोली से खबर आ रही है, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास में एक कार पर पहाड़ी से पत्थर गिर गया, जिससे कार सवार एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पर्यटक हरियाणा के रहने वाले हैं जो सोमवार सुबह पाताल गंगा के पास में हादसे का शिकार हो गए थे और देर रात हुई बारिश से जगह जगह पर चट्टान टूटने से पत्थर भी गिर रहे हैं, जिसकी चपेट में यात्रियों की गाड़ियां आ रही हैं। मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ प्रशासन की टीम भी पहुंची है और बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा की घटना है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये तस्वीरें हैं चमोली की। यहां पर देर रात बारिश के बाद में बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी के पास में लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से सड़क बंद हो गई है और अभी भी पहाड़ी से लगातार पत्थर आ रहे हैं। साथ ही रोड बंद होने से हाईवे के दोनों तरफ चारधाम यात्री फंसे हुए हैं। सूचना पर पहुंची टीम हाईवे को खोलने का काम कर रही है। और रुद्रप्रयाग में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जगह जगह से नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर छोटी लिंचोली में तेज बारिश के बाद में बरसाती नाला उफान पर आ गया है, जिसके बाद में भारी मात्रा में मलबा दुकानों के अंदर घुस गया और 6 से ज्यादा दुकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं पैदल मार्ग पर पत्थर और मलबा आने से तीर्थ यात्रियों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। बागेश्वर में पिंडर नदी में जलस्तर बढ़ने से अस्थायी लकड़ी का पुल बह गया और जिसकी वजह से कई गांव के लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है और कई लोग कई किलोमीटर तक पैदल सफर करने को मजबूर है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कई सालों से वो स्थायी पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में बरसाती नाला उफान पर आ गया है। हरकीदून जाने वाली सड़क सांकरी के पास से नाला उफान पर है, जहां पर बारिश से नालों में मलबा आने से हरकीदून जा रहे पर्यटकों को परेशानी हो रही है।
नाले का तेज बहाव सड़क तक पहुंच गया है और काफी देर तक गाड़ियां रुकी रहीं और जब नाले का पानी कम हुआ तब जाकर गाड़ियां आगे बढ़ीं। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 जिलों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रदेश के कई इलाके हैं जहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। हैवी रेंज की बहुत संभावना तो नहीं दिख रही, पर फिर भी बागेश्वर है या नैनीताल है, देहरादून है, इनमें थोड़ा संभावना लग रही कि आज भी हैवी एक आधो का मिलनी चाहिए। कल भी जाएंगे तो इसी तरह की सिचुएशन कल भी है, हल्की से मध्यम अनेक जगहों तक में, और हैवी रेंज जो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में देहरादून, नैनीताल या बागेश्वर में देखें तो संभावना है। फिर जब आप 25 तारीख को जा रहे हैं तो 25 तारीख में एक्टिविटी बढ़ती हुई दिख रही है। तो उसमें अगर हैवी से वेरी हैवी रेंज की बात करें तो उसमें नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून, इनमें अच्छी संभावना दिख रही कि जो है हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है इन डिस्ट्रिक्ट्स में मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ हैवी रेंज देखेंगे तो और भी जो डिस्ट्रिक्ट है, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार है या चंपावत है, तो उनमें भी, या साथ साथ बागेश्वर है, तो उनमें भी संभावना दिख रही है। देहरादून में सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ में बैठक की और विकसित उत्तराखंड की दिशा में किए जा रहे विकास कामों की जानकारी भी ली और कई निर्देश अधिकारियों को सीएम धामी ने दिए हैं। इस दौरान सीएम ने पर्यटन सचिव को राज्य के पर्यटन ढांचे को मजबूत करने और साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को लेकर योजना तैयार करने के आदेश दिए हैं। बैठक के दौरान सारकोट गांव की तर्ज पर हर जिले में 2 गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किए जाने के निर्देश दिए गए। दो दिन के यूपी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे और मुख्यमंत्री शाम 3:45 पर वाराणसी पहुंचेंगे। वाराणसी में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और कल सुबह 11 बजे से मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी और ये बैठक दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सतपाल महाराज भी बैठक में शामिल होंगे। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है और अब तक 12,18,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं और रविवार को 17,717 भक्तों ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और बद्रीनाथ धाम में अब तक 9,64,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। रविवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे 19,523 यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 10,73,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के पवित्र दर्शन कर लिए हैं और यमुनोत्री धाम 5,33,000 और साथ ही गंगोत्री धाम में 5,40,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। मॉनसून की दस्तक के बाद भी आंकड़ा हर दिन 10,000 के पार पहुंच रहा है, जो बताता है कि किस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों में उत्साह बना हुआ है। चारधाम यात्रा का असली सीजन आमतौर पर मानसून से पहले का माना जाता है। इस बार के आंकड़े बता रहे हैं कि श्रद्धा और आस्था की ये यात्रा अब हर रिकॉर्ड को पीछे छोड़ती जा रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा 53 दिन पूरे कर चुकी है। इस दौरान कई चुनौतियां भी सामने आई। भारत पाक टेंशन, 2 हेली दुर्घटनाएं। बावजूद इसके चारधाम यात्रा का क्रेज कम नहीं हुआ। आंकड़े बताते हैं कि इन 53 दिनों में 33,62,000 श्रद्धालु चारधाम पहुंचे, जो बीते साल की 53 दिन की यात्रा से 4 लाख अधिक है। 53 दिनों में पिछले वर्ष की चारधाम यात्रा के पहले 53 दिनों की तुलना में 4.25 लाख यानी 14% ज्यादा श्रद्धालु आए हैं,
2025 की चारधाम यात्रा जिसकी शुरुआत 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोलने से हुई थी, उसमें अभी तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में 33,62,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। पिछले वर्ष की जब हम तुलना कर रहे हैं, जब 10 मई को चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी, उन पहले 53 दिनों में 29,36,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। अभी तक 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन किए, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा यात्रा की जो अभी शुरुआत थी इस बार ठीक हुई। यात्री आया और माँ गंगा में यहाँ स्नान किया, पूजा किया, तर्पण किया और अभी भी जो यात्री आ रहे हैं उनको हम आपसे निवेदन करूँगा, बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत बढ़िया। ये केवल चार धाम यात्रा की बात नहीं है, बल्कि प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी यात्रियों की भीड़ उमड़ी है। सरकार इसे सफल नीतियों का परिणाम बता रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि चार धाम में यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या उन लोगों के लिए भी जवाब है जो कहते हैं कि चार धाम यात्रियों को जानबूझकर अन्य जगहों पर डाइवर्ट किया गया। बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, व्यवस्थित है और जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ रही है। और ये न केवल उत्तर यहाँ पे चार धाम में, आप देखें कैची धाम में यात्रियों का बड़ा हुजूम जा रहा है। इसी तरह से आपका जो ओम पर्वत की तरफ आप देखिए, जबरदस्त लोगों पे उत्साह है। और इधर जो हमारा डेस्टिनेशन राफ्टिंग का, इस पर भी लगातार कई गुना यात्री बढ़ रहा है। और आप देखते हैं सैटरडे और संडे तो ऋषिकेश से लेकर के शिवपुरी तक पाँव रखना मुश्किल हो जाता है। तो यात्रियों की संख्या लगातार। बीते साल पूरे सीजन में 48 लाख श्रद्धालु चार धाम पहुँचे थे और इस साल शुरुआती 2 महीने में ही 33 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ये न केवल देवभूमि के प्रति बढ़ते रुझान का प्रमाण है, बल्कि एक संदेश भी है कि आस्था के सामने कोई डर या चुनौती मायने नहीं रखती। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पौड़ी गढ़वाल में द्वारीखाल ब्लॉक के हलसी गांव में रविवार को गुलदार ने महिला को अपना शिकार बना डाला और बताया जा रहा है कि महिला बकरियां चरा रही थी, तभी झाड़ियों में छिपे गुलदार ने हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और इलाके में वन कर्मियों की तैनाती के साथ में गुलदार को पकड़ने के लिए काम कर रही है। चमोली में हेमकुंड यात्रा पर आए 3 यात्रियों पर लूटपाट करने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपियों से लूट के 18,000 रुपए और एक फोन भी बरामद किया। पुलिस का कहना है कि अमृतसर से हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आए तीनों लुटेरों ने घाघरिया के पास में फूलों की घाटी गए पर्यटकों से लूटपाट की थी, जिसकी शिकायत के बाद में पुलिस ने तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। नैनीताल में मॉल रोड के पास में पर्यटक पर 4 लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और फरार हो गए। हमले में घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों ने किसी बात को लेकर पहले तो गाली गलौज की और उसके बाद में धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल पर्यटक यूपी का रहने वाला है, जो अपने दोस्तों के साथ में नैनीताल घूमने के लिए आया था। मैं बाइक से आ रहा था मल्लीताल से होते हुए, तो ये भाई मुझे ग्रैंड होटल के पास गुडलक की तरफ से ये आ रहे थे। ग्रैंड होटल के पास मुझे मिले और इनका जो है पूरा खून में लथपथ थे और हॉस्पिटल के लिए बोल रहे थे कि मुझे कोई हॉस्पिटल ले चलो। तो मैंने मानवता को देखते हुए इनको हॉस्पिटल लेकर आया। तेज जो चिल्लाया कि ऊपर चढ़ गया, तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, कई लोग खड़े हो गए, तो मैं भी उसमें इकट्ठे खड़ा हो गया। पता नहीं क्या हुआ कि उसने मेरे को आके डायरेक्ट अटैक मेरे पर कर दिया और सीधे मार दिया। पता नहीं क्या था, किस चीज़ से मारा, शायद चाकू था कि स्टेशनरी वाला जो कटिंग होती है, पेपर कटिंग वाला चाकू, उससे मारा था। उसने आके गले पे मारा, फिर गाली ले दी, फिर पैर से भी मार दिया, मेरे को ढकेला। 4 लोग थे टोटल वो लोग। पौड़ी में मृतकों के नाम पर बीमा पॉलिसी लेकर इंश्योरेंस कंपनी से लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। रविंद्र कुमार और मुकेश कुमार नाम के आरोपियों ने मृतक आकाश कुमार के नाम से फर्जी बीमा पॉलिसी ली और बैंक खाता खुलवाया और फिर 20 लाख रुपए के क्लेम का दावा किया। गिरोह मृतकों के दस्तावेजों में हेराफेरी कर बीमा कंपनियों से पैसा हड़पने की साजिश करते थे और गिरफ्तार दोनों आरोपियों में एक उत्तर प्रदेश और एक उत्तराखंड का रहने वाला है। जांच में आए तथ्यों के आधार पर 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जो एक अभियुक्त नजीमाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तथा दूसरा व्यक्ति काशीपुर उत्तराखंड का निवासी है। इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा की गई है और गिरफ्तारी के उपरांत माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
कॉर्बेट में पर्यटन सीजन समाप्त होने के बाद में अब कॉर्बेट प्रशासन टाइगर रिजर्व की सुरक्षा में जुट गया है और इन दिनों यहां पर ऑपरेशन मॉनसून चलाया जा रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इन दिनों पर्यटन गतिविधियां बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि मानसून सीजन में कॉर्बेट पार्क पर्यटकों के लिए बंद रहता है। ऐसे में यहां वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा किसी चुनौती से कम नहीं। इन दिनों यहां कॉर्बेट प्रशासन लंबी दूरी की गश्त बढ़ा देता है, जिसमें वन कर्मियों की टीम 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करती है, जिससे वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अभी जो लेटेस्ट लंबी दूरी गश्त हुई है वो 11 जून से स्टार्ट होकर 16 जून को समाप्त हुई है। इसमें लगभग 12 से 14 लोग रहते हैं और 2 रेंज की टीम रहती है और हम कोशिश करते हैं इसमें कि हर दिन में 8 से 10 किलोमीटर तक जंगल को हम निरीक्षण कर लें, गश्त कर लें और जहाँ भी उनका हमारी टीम का नेक्स्ट डे में नाइट स्टे होने वाला होता है उसके खाने और रहने की व्यवस्था उस वाली चौकी में कर दी जाती है। कॉर्बेट प्रशासन इस मानसून सीजन में वन एवं वन्य जीव तस्करों से निपटने के लिए अपने सारे संसाधनों का उपयोग करता है। यहाँ मेटल डिटेक्टर, जीपीएस, ऑल ट्रेन व्हीकल, हाथी, मोटर बोट, ड्रोन, एम स्ट्राइप और दूरबीन आदि का प्रयोग करता है, जिससे यहाँ की सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए। उनके द्वारा हाथी के द्वारा भी पेट्रोलिंग की जाती है। जिन क्षेत्रों में हम बिल्कुल ही नहीं जा सकते, जहाँ संभव ही नहीं होता है, वहाँ पर अब हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ड्रोन हो, उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि उन क्षेत्रों पे लगातार निगाह रखी जा सके। जो हमारे रिजर्वायर वाले क्षेत्र हैं, जो पानी जहाँ पर है, उसके आसपास हम बोट्स के द्वारा भी पेट्रोलिंग करते हैं और कुछ क्षेत्रों पे जहाँ पर जो थोड़ा डिफिकल्ट है वहाँ पर भी नहीं जाया जा सकता, तो हमारे पास ऑल टेरेन व्हीकल जो है, जिनको एटीवी कहा जाता है, उनके द्वारा भी हमारे द्वारा गश्त की जाती है। कॉर्बेट में 2022 की गणना के हिसाब से 260 बाघ मौजूद हैं। इसके साथ ही यहाँ अन्य दुर्लभ वन्य जीवों के साथ साथ अकूत वन संपदा भी मौजूद है। कॉर्बेट के इन मेहनती वन रक्षकों की मेहनत के बल पर ही कॉर्बेट देश के सभी टाइगर रिजर्व की शान बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा की कसार देवी क्षेत्र के सिबतोला इको पार्क के पास में देवदार समेत अन्य संरक्षित पेड़ों को काटने के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग की मिलीभगत से पेड़ों को काटा जा रहा है। लोगों का कहना है कि अभी 2 हरे पेड़ देवदार के सिबतोला पार्क से लगे भुलियुड़ा वन पंचायत में काटे गए थे। हैरानी की बात यह है कि जहां पर पेड़ काटे गए हैं वहां से 500 मीटर की दूरी पर रेंजर का ऑफिस है, तो वहीं वन विभाग मामले की जांच की बात कह रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी समय से कटता हुआ आ रहा है और इसका पूरा ठेका वन विभाग ने लिया हुआ है। इससे पहले भी हम शिकायत कर चुके हैं। परसों बीच में विभाग वालों ने यहाँ इको पार्क के पास में आग लगाई हुई थी, तो उसमें डीएफओ महोदय को शिकायत की थी, लेकिन कोई संज्ञान हमारी बातों का नहीं लिया गया। कि ऐसा आप कह सकते हैं कि एक गिरोह काम कर रहा है विभाग के अंतर्गत, जो देवदार के पेड़ों को काट रहा है यहाँ पे। अभी हमें 1 घंटा पहले इसकी सूचना मिली थी कि देवदार के 2 पेड़ काटे गए हैं करके, तो हम लोग अभी मौके पर गए तो वहाँ पे 0 से 10 और 30 से 40 ब्याज के 2 पेड़ काटे गए हैं। उनकी लकड़ी वहाँ पर रखी हुई है, तो इसमें हम जांच कर रहे हैं। और ये वन पंचायत आपका क्या कहते हैं। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।